कि कौन सा बच्चा जिसमें कॉन्फिडेंस है अभी कि अगर मैं जो भी कुछ पूछूं आप लोग आंसर दे सकते हैं? इज देयर एनी गाय? सर ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, गुड। सो चलो आप लोग बता दो मुझे कि आप लोग क्या जानते हैं जूलॉजी के बारे में? कैन एनीवन विल डिफाइन प्योरली this द is the branch कांसेप्ट? of या गुड? Sir, Sir, it's based on animals, sir. it is a scientific study of the A scientific study of animals. classification of animals. वेरी A गुड। branch of biology that deals with the study of animals. दैट्स The ग्रेट। scientific कैन एनीवन विल टेल मी कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? कैन एनीवन विल टेल मी? Aristotle. वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। हाँ, चलो आप लोग मुझे बता देंगे कि आप लोग अगर सपोज मैं आप लोगों से कहूं कि जो आप लोगों का जूलॉजी है उसमें जो क्वेश्चंस जो है वो 45 है, तो 45 क्वेश्चन में से आप लोगों को याद रखना है कि मिनिमम 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, मिनिमम 40 क्वेश्चंस। तो ऑल द क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो लेकिन आपको याद रखना है कि 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट दे विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो 40 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेंगे तो जरा बता दो 40 क्वेश्चंस कितना हो गया नीट में अगर आप लोग 40 क्वेश्चंस एग्जैक्टली कर लेंगे एनसीईआरटी से? 160. 160 मार्क्स है ना? तो लेकिन अब जूलॉजी का ये 160 मार्क्स अटेम्प्ट करना और बिल्कुल सही होना, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एनसीईआरटी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए और उसमें एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होना चाहिए और उसका आप लोगों को एक एक लाइन अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी जो है मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एनसीईआरटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और तब जाके आप लोगों को वो 180 मार्क्स या 160 मार्क्स या 170 मार्क्स जूलॉजी से मिल सकता है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी देखा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कंसाइज वे में देता है और बहुत ही लिमिटेड वे में एनसीईआरटी देता है चीजों को। तो अगर मैं एनसीईआरटी के एक लाइन को एक्सप्लेन करूं तो एक लाइन में अगर मैं अंडरस्टैंड करवाऊं आप लोगों को पूरा डीप में बता दूं तो मे बी एक लाइन को मुझे एक पैराग्राफ में भी लिखने में लगेगा। सो इसीलिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। मेरा जॉब है आप लोगों को जूलॉजी में एक अच्छा जो है नॉलेज आप लोगों को मिलना चाहिए और आप लोगों को एनसीईआरटी का हर लाइन हर पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर विजन से समझ आना चाहिए ताकि कोई भी टीचर कोई भी एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमाए आप लोग कैपेबल होने चाहिए उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब कोई बच्चा रख लेगा कि नहीं सर हमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही बेस्ड ही चलना है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड हम चलेंगे हमें एनसीईआरटी को एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा। तो अगर एनसीईआरटी सपोज मान लेंगे हम 100 पेजेस पे हैं तो मे बी आपका कॉपी 500-600 पेजेस का बन जाएगा। तो क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देना है उसका अंडरस्टैंडिंग दे ताकि जाके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अगर मैं एनसीईआरटी से आप लोगों को कहूं कि एनसीईआरटी से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं यू विल गेट 45 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चन में से आप लोगों को ऑन एन एवरेज जो बच्चा एवरेज मेहनत करेगा तो वो बच्चा जो है ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन कर ही लेगा जो एवरेज मेहनत कर लेगा। और लेकिन अगर 45 में से वो 25 क्वेश्चन जो हैं एंड वो इजी होता है, लेकिन वो इजी उसके लिए होता है जो मेहनत करेगा और जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए ये 25 क्वेश्चन भी टफ है, वो ये भी नहीं कर सकता। अब इसमें 45 क्वेश्चन में से आप लोगों को याद रखना है कि 10 क्वेश्चंस विल बी अप्रॉक्सीमेटली मीडियम लेवल एंड ये मीडियम लेवल वो बच्चा कर सकता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा और ये उसके बाद एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो 10 होगा एंड दोज 10 क्वेश्चंस विल बी वेरी टफ एंड दे विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर क्यों ना ये एनसीईआरटी से हो, अगर दो दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी बट देयर लेवल विल बी वेरी टफ एंड ये बच्चा वही करेगा जो लेक्चर्स अटेंड करेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज और जो अपना कंसंट्रेशन
लेक्चर के समय मेंटेन कर रखा 100% कंसंट्रेशन, और अटेंडेंस होना चाहिए 100%, एक लेक्चर भी मिस नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज जो है, लेक्चर अटेंड किया, कंसंट्रेशन किया, और मेरा जॉब जो है यहाँ में आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है, और 100% आप लोगों को यहाँ में अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो देन आप लोगों को दिक्कत होगा, किसमें वो मैं आगे बता दूंगा। नाउ जब आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया तो आप लोग ना 100% यहाँ से निकल के गए अंडरस्टैंड करके। नाउ ये अंडरस्टैंड करना 100% it will not help you. Now after that what is there, and there is self study. तो बच्चों ये सेल्फ स्टडी आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। दो मैं टीचर सपोज अच्छा हूँ, या केमिस्ट्री टीचर अच्छे हैं, फिजिक्स टीचर अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को ये ना एट एन एनी कॉस्ट करना ही करना है। तो फिलहाल आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो कोचिंग ज्वाइन करने से आज आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करना, मिनिमम। कोई बच्चा ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन मैं मिनिमम आप लोगों को कहना कि 6 to 8 आवर्स जो है आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना ही करना है। तो अब सेल्फ स्टडी के बाद में क्या होगा, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे उसके बाद आपको जो भी टीचर से आप लोगों को डाउट आएगा, डाउट कब आएगा, आप जब आप सेल्फ स्टडी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल गिव यू मोर परफेक्शन। तो पहले परफेक्शन कैसे आएगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने से, वो मेरा जॉब है। फिर परफेक्शन कैसे आएगा, और सेल्फ स्टडी करने से, लेकिन वो आपका जॉब है, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द डाउट्स। और बच्चों जो बच्चा डर जाएगा कि मुझे टीचर से डाउट नहीं पूछना है, वो आगे रेस से थोड़ा सा वो डेविएट हो रहा है। तो टीचर से आप लोगों को अगेन यहाँ पे टीचर का हेल्प चाहिए। जो पढ़ेगा उसी का डाउट आएगा, जो पढ़ेगा नहीं उसका कभी भी डाउट नहीं आएगा। तो दैट मीन्स जो जैसा आया था वो वैसा ही निकल गया यहाँ से। तो जब आप ये डाउट सॉल्व करेंगे उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम्स होंगे, एंड दोज एग्जाम्स यू हैव टू appear for each and every test which will be conducted by the Vision 50. और ये आप लोगों के कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आई विल रिपीट, एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में लेक्चर अटेंड करना 100%, लेक्चर के साथ एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ट्राई टू बी इंडिविजुअल बॉडी, ड्यूरिंग द लेक्चर्स, किसी से कंसर्न ही नहीं रखना है। आपको अगर सपोज कोई बच्चा डिस्टर्ब देगा तो वो अपने ही आपको डैमेज नहीं कर रहा है, वो दूसरे बच्चों को भी डैमेज कर रहा है, बिकॉज डिस्टर्बेंस से दूसरा भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके बाद आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट आएंगे और डाउट अपने टीचर से पूछना है। तो जो ही आप ये सारे स्टेप्स करेंगे एंड आप लोगों को एग्जाम देना है। और एग्जाम कब तक देना है आपको, नीट एग्जाम तक। और जब नीट आएगा तो आप लोग डायरेक्टली अपने आप को नीट में टेस्ट नहीं करेंगे, और आप ऑलरेडी जो है अपने आप को टेस्ट करेंगे नीट में। ऑलरेडी आप लोगों ने टेस्ट किया, कहाँ से, ये वाले एग्जाम। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा वो अपने आप को कहाँ टेस्टिफाई करेगा, नीट में। तो ऑब्वियसली नीट के एग्जाम में नर्वसनेस होगा, वहाँ गलतियां होंगी, और जो ज्यादा गलतियां करेगा उसके कम मार्क्स आएंगे, और जो कम गलतियां करेगा उसके ज्यादा मार्क्स आएगा। दैट मीन्स उसका सिलेक्शन होगा। तो अब अगर मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया, और इसमें से मैं 3 पॉइंट आप लोगों को कंक्लूजन बता दूं, एंड दोज 3 पॉइंट्स which will help you to get the selection. So बच्चों वो 3 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि वो 3 पॉइंट सबसे पहले हैं कि अंडरस्टैंड करना। कोई भी बच्चा जो रट्टा पे बिलीव करता है उसको हेल्प नहीं करेगा खाली रट्टा, और जो भी बच्चा खाली अंडरस्टैंड पे बिलीव करता है उसका नीट क्वालिफाई नहीं होगा। अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को घर पे रिवीजन करना है, ताकि वो अंडरस्टैंड किया हुआ चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने कोई फॉर्मूला सुना है F इज इक्वल, या कोई भी फोर्स लिखा आपने
GR1 R/2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, या कुछ फॉर्मूला देखा आपने जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, या कुछ भी, तो वो डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं चाहिए. डेरिवेशन विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वहां पे उसको रिवाइज करना है, मेमोराइज. और जब आप रिवाइज करते रहेंगे एंड यू विल गेट क्लियर मेमोराइज. तो ये Realme X7, कोई डाउट है आपका? यू रेज द हैंड. चलो अब नेक्स्ट देखो, ये 3 फॉर्मूला जो है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ये ना आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में. अंडरस्टैंड करना है, घर पे जाके रिवीजन करना है, और रिवीजन कर करके आप लोगों को आप मेमोराइज हो जाएगा. एंड जो नीट है, इट इज नथिंग. बच्चों याद रख लेना, एवरी टेस्ट इज, एवरी एग्जाम जो भी है, एंड दैट इज टेस्ट ऑफ योर मेमोरी. जैसे आप लोगों को मैं टेस्ट करूंगा आपकी मेमोरी का, जरा बता दो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर दे पाएगा. विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल? Mitochondria. Mitochondria. बहुत सारा आवाज आएगा. हाँ, बहुत सारा आवाज आएगा. माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों? क्योंकि जब आपको टीचर ने पढ़ाया था, आपने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने रिवाइज किया, आपके दिमाग में बैठ गया. कोई भी दुनिया का आदमी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको आंसर दे पाएंगे. अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा टफ बना दूंगा, और जिसमें आवाजें कम होंगी, जिसमें ज्यादा बच्चा नहीं देगा आंसर. अगर मैं आप लोगों से कहूं विच इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म? Sir, चलो आप head. देखो, मैंने पहले ही कहा कि आवाज कम हो जाएगा, ज्यादा आंसर नहीं आएगा. हाँ, चलो एक बच्ची ने बता दिया हेड, अब कोई और बता दो. कोई Mitochondria. पावर हाउस. हाँ, तो उसमें एक्रोसोम नहीं, एक्रोसोम भी नहीं. देखो गलत, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, गुड. किसी बच्ची ने ट्राई किया हेड, गुड. लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि जो पावर हाउस ऑफ स्पर्म जो है वो मिडिल पीस होता है. अब आप लोग अगर अपना दिमाग एप्लीकेबल, देखो एप्लीकेशन किससे कहते हैं, अगर आपको नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना नॉलेज का जो आपको पता है अप्लाई करेंगे. आपको मैं कहूंगा जरा क्यों मिडिल पीस को पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहेंगे, उसमें क्या होगा ऐसा चीज कि इसका नाम मिला पावर हाउस ऑफ स्पर्म? सर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया वेरी प्रेजेंट गुड. है. देखो इसको कहते हैं एप्लीकेशन. इसको कहते हैं कि अगर टीचर ने आपको बता दिया कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज मिडिल पीस, और आप लोगों को पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब किसी का नाम बड़ा पावर, मिडिल पीस का नाम बड़ा पावर हाउस, आपको दिमाग लगाना है, अप्लाई करना है नॉलेज को कि क्यों इसको कहते हैं. बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो, मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछ लूंगा, और उसमें बिल्कुल आवाज ही नहीं आएगा, कोई देगा ही नहीं, हो सकता है कोई दे. अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो मैमल है, मैं मैमल का ओरिजिन आपको पूछूं कि मैमल का ओरिजिन कौन सा रेप्टिलिया से हुआ. मैं पहला रेप्टिलिया नाम दूंगा सोरोप्सिड्स, मैं दूसरा रेप्टिलिया नाम दूंगा थिकोडॉन्ट्स, मैं तीसरा नाम दूंगा साइनेप्सिड्स, और मैं चौथा नाम दूंगा यहाँ मैं लाइकोसॉरस. Sir, Thecodont. देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ में थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, मैंने खुद का नहीं बताया, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बताया, कि मुझे पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे आपको फोकस करना है, और ताकि आपको एनसीईआरटी समझ आए. और आगे जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि साइनेप्सिड्स आर द रेप्टाइल्स दैट इवॉल्व टू द मैमल्स. अब समझ गए ना? अब बताओ, क्या आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करा था? अंडरस्टैंड, रिवाइज, मेमोराइज. एकदम से आपने, मैंने आपका मेमोरी का टेस्ट किया, सब बच्चों ने आंसर दिया सर माइटोकॉन्ड्रिया. आप लोगों ने पावर हाउस ऑफ स्पर्म जो मैंने बता दिया, हो सकता है किसी ने लेक्चर अटेंड किया होगा, हो सकता है किसी ने नहीं किया होगा, हो सकता है किसी ने अंडरस्टैंड किया, ध्यान नहीं दिया, हो सकता है किसी ने मेमोराइज नहीं किया. तो आप लोग यहाँ फेल हो गए, कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों ने थोड़ा कोशिश करा. तो मैंने आपको और कहा कि नहीं, मैं और मेमोरी का टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लायक समझता है
कि अगर मैं उसको उस पे इन्वेस्ट करूं, क्या ये कल अपनी सोसाइटी को, क्या ये अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगा? तो वो आप लोगों से और आपका ब्रेन में देगा कि नहीं इसका कितना पता है, ये कितना जानते हैं, ठीक है? तो और टेस्टिफाई करेगा आपको क्या ये लायक है या नहीं है। तो तब जाके वो आपको और भी 10% क्वेश्चन टफ पूछेगा। और जो ये 10% क्वेश्चन टफ, जरा बता दो बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला था वो क्या था? इजी क्वेश्चन, वो कितना बताया था? 25%। फिर एवरेज क्वेश्चन कितना बताया था मैंने आप लोगों को? 10%। और फिर टफ क्वेश्चन कितना बताया था? 10%। एंड दीज टफ क्वेश्चंस विल डिसाइड द मेरिट कि कौन बच्चा सेलेक्ट होगा। जिस बच्चे के 300 अबव मार्क्स आएगा, या हो सकता है 290 अगर फिजिक्स में अच्छा किया, केमिस्ट्री में अच्छा किया, एंड दैट विल गेट द सीट। और अगर कोई बच्चा अपने आप को बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट बनाना है, तो अगर आप लोगों को जूलॉजी में और बॉटनी में 360 मार्क्स है, तो बच्चों आप लोग में इसमें से 350 भी ला सकते हैं, और कोई बच्चा 360 भी ला सकता है। इट इज पॉसिबल टू गेट द 360 मार्क्स फ्रॉम द जूलॉजी। आप लोगों को लेकिन इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स भी, आप लोगों को इक्वली होना चाहिए केमिस्ट्री भी। बिकॉज नाउ मेरिट जो है वो 500 के अबव जाता है, तो 500 के अबव होने से आप लोगों को पता है कि 350 को और भी हेल्प चाहिए, 350 को पहले और 100 चाहिए, 350 को फिर और 100 चाहिए, तो तब जाके ये बन जाएगा 550, तो तब शायद सिलेक्शन मिल पाएगा। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट के ये नहीं सोचना है, कोई सोच रहा है कि मैं बायोलॉजी से सीट निकालूंगा, कोई सोच रहा है मैं फिजिक्स से सीट निकालूंगा, कोई सोच रहा है मैं केमिस्ट्री से सीट निकालूंगा। नहीं, आप लोगों को इक्वल मेहनत करना है और इक्वल आप लोगों को स्ट्रांग बनाने हैं सब्जेक्ट, और ताकि आप लोगों को 550 से ज्यादा आ जाए। लेकिन आप लोगों का टारगेट 550 नहीं होना चाहिए, आप लोगों का टारगेट जो है वो 650 से अबव होना चाहिए। और तब मतलब आप लोग बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आप लोगों को मिलेगा। अब डिपेंड है कि टीचर्स, जो सारे चेयरमैन सर ने बता दिया, हर कोई टीचर बता दिया कि वी आर वेरी मच एक्सपीरियंस, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को हम सिखाएंगे कि क्या करना है। एंड फॉलो योर टीचर्स, फॉलो मी फॉर जूलॉजी, फॉलो फिजिक्स टीचर फॉर फिजिक्स, फॉलो केमिस्ट्री टीचर फॉर फिजिक्स, फॉलो बॉटनी टीचर फॉर बॉटनी। और जैसे जैसे कहना है वैसे वैसे करते जाना है। एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल बी डेफिनेटली क्वालिफाइंग द नीट एग्जाम इन द फ्यूचर। अब आप लोगों को याद रखना है कि लेक्चर अंडरस्टैंड करना ही करना है, और ये अंडरस्टैंड करना ही करना है। 100% रहना चाहिए आप लोगों का कंसिस्टेंसी, 100% आप लोगों का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आप लोग लेक्चर अटेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत करेंगे, तो आपको सेकंड स्टेप फॉलो ही नहीं होगा। जब सेकंड स्टेप नहीं करेंगे, तीसरा स्टेप नहीं होगा। अब बताओ, कोई बच्चा कहता है कि मेरा दिमाग बड़ा तेज है, अब बता दो बच्चों, वो उस बंदे को जिसका दिमाग तेज है, जिसको एक ही बार समझाने से समझ आता है, क्योंकि मे बी वो बचपन से राइट ट्रैक पे है। और बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने टीचर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन तब भी नहीं मानते हैं वो। और हो सकता है उनको फिर 3 बार 4 बार पढ़ने का जरूरत है, तब जाके वो रिवाइज करेंगे। हो सकता है कोई बच्चा बड़ा राइट ट्रैक अपना टीचर का बहुत ढंग से सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो 1 बार 2 बार पढ़ने से हो सकता है उसको मेमोराइज हो जाए परफेक्टली। और लेकिन जिसका दिमाग तेज है उसको भी मेमोराइज करना है, और जिसको मेमोराइज हो रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अंडरस्टैंड भी जरूरी है, मेमोराइज भी जरूरी है। तो आई होप यू विल फॉलो दीज स्टेप्स, और मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो जाएं। और आप लोगों को ये 3 स्टेप का फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, देन रिवाइज एंड देन मेमोराइज। जरा आज से आप लोग कितना टाइम सेल्फ स्टडी करेंगे घर पे? आज से कितना टाइम 6 to सेल्फ स्टडी? 7. 6 to 7 hours. एटलीस्ट 6 to 8 6 आवर्स to 8. एटलीस्ट। अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो मिनिमम 6 to 8, और क्वालिटिव स्टडी होना चाहिए, और जिसमें आप लोगों का मोबाइल बंद करना है। जिस बच्चे का कोई फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई ट्विटर वगैरह है, तो वो ना डिलीट करें। और व्हाट्सएप चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अपडेट मिलता है व्हाट्सएप पे, और बाकी सारा डिलीट कर लो, बिकॉज दे विल बी ओनली द फैक्टर्स विच विल वेस्ट योर टाइम।
इंसान सोचता है कि मैं एक बार मोबाइल को टच करूं, थोड़ा अपडेट देखूं, और वहां में पता ही नहीं चलता 2 घंटा कहाँ से हो जाता है। तो इसीलिए सारा चीज सोशल वेबसाइट जो भी है आपको डिलीट करना है मोबाइल से, और मोबाइल को अपनी जिंदगी में फिलहाल 1 साल के लिए निकालना है और कहना है कि नहीं हमें कुछ करना है तो मोबाइल हमारा बर्बादी करेगा, ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो सोशल वेबसाइट जितने भी हैं उन पे कंट्रोल रखना है। और अगर आप लोगों को अच्छा करना है, चेंज योर लाइफस्टाइल। और जो बच्चा लाइफस्टाइल अपना चेंज करेगा तो वो ना जरूर उसको आगे जाके सक्सेस मिलना ही मिलना है। कोई रात में जल्दी सोता है और उसको चेंज करना है लाइफस्टाइल, रात में थोड़ा जागना है। कोई बच्चा सुबह ज्यादा लेट उठता है, अगर वो रात में जल्दी भी सो गया तो उसको जल्दी उठना है सुबह। और जो बच्चा किताब पढ़ते पढ़ते, बुक पढ़ते पढ़ते खो जाता है कहीं पे, उसको वो नहीं करना है। उसको कहना है कि नहीं मुझे बुक पे ही फोकस रखना है। और देखो जो बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे टीचर से, अगर मैं पूछूं टीचर से, हो सकता है इंसल्ट हो जाए, तो अगर इंसल्ट हो जाएगा हो सकता है बच्चा हंसे, कोई इशू नहीं, डरना नहीं है। आपको देना ही है, कोशिश करना है चाहे गलत भी क्यों ना हो। और आप लाइफस्टाइल चेंज कर लो। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं क्रिकेट खेलूं, कोई बच्चा चाहता है मैं घूमूं और मैं मार्केट जाऊं, मैं टाइम वेस्ट करूं। लाइफस्टाइल चेंज करना है। और जो ही आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप लोगों के लाइफ में अच्छा होगा। मुझसे ज्यादा आप लोग अपने बारे में जानते हैं कि आप में कितना नेगेटिव पॉइंट्स है, आप में कितना पॉजिटिव पॉइंट्स है, और वही नेगेटिव पॉइंट्स को डिलीट करना है और आप लोगों को पॉजिटिव लेना है। जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, कुछ नहीं है, दिमाग सबका साइज एक ही होता है और बस ट्रैक पे चलना है। और जो ही ट्रैक पे चलेंगे आपको धीरे धीरे सब चीजें अच्छी हो जाएगी। नाउ मैं आप लोगों को जो भी बेनिफिशियल पॉइंट्स है बिसाइड्स द जूलॉजी सब्जेक्ट वो बताते रहूंगा। हम लोग अपना जूलॉजी का आज से ही स्टार्ट कर लेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग आज से ही घर पे जो मैं पढ़ाऊं उसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके आप लोगों को आज का काम कल पे छोड़ना नहीं है। सो शुड वी स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बस पॉजिटिव रहना है, एटीट्यूड दो। ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपका पढ़ना। आप लोग तंग भी आएंगे, आप लोग कभी डीमोटिवेट भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है, अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, नहीं मुझे इमीडिएटली मोटिवेट होना है। और कोई थक जाएगा दिमाग से, कोई फिजिकली थक जाएगा, कहना है कि नहीं हमें नहीं थकना नहीं है, हमें दोबारा से रीजनरेट होना है। मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता दूंगा। जैसे फास्टिंग होता है, और फास्टिंग जो है सपोज डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट फास्टिंग है, तो हर कोई, लेकिन हर किसी में फास्टिंग है ही। देखो बच्चों, फास्टिंग में हम लोग कभी कभार ना दिन भर खाते ही नहीं है, हम लोग दिन भर खाते ही नहीं है, हम अवॉइड करते हैं फूड को। अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ को देखें, क्या हम फूड को अवॉइड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। फास्टिंग में कभी कभार हम लोग रात में उठते हैं और रात में खाना खाते हैं, 2 बजे 1 बजे। क्या पॉसिबल है कोई सो के उठेगा खाना खाएगा? पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन तब भी जाके हम लोग उठते हैं, खाते हैं खाना। या कोई अवॉइड, कोई कहता है कि मुझे चावल नहीं खाना है, कोई कहता है मुझे रोटी नहीं खाना है, किसी को खाली दिन में फ्रूट्स खाना है और वो भी लिमिटेड, और तब भी खाता है। तो बस ये दिमाग का खेल है। आपने दिमाग को समझाया कि मुझे वर्क हार्ड करना है, आप लोग हार्ड वर्क करेंगे। आपने दिमाग को समझाया कि भाई मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, मुझे लाइफ इजी चाहिए, तो आप लोग वैसे ही लाइफ ढूंढेंगे, तो आप लोग यहाँ में सक्सेस नहीं पाएंगे। तो हियर लाइफ विल बी वेरी टफ। लाइफ, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगा, आप लोगों को स्ट्रेस आ जाएगा कितना मेहनत करना है। लेकिन मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को गवर्नमेंट बड़ा अच्छा अवार्ड देगा अगर आप लोग स्ट्रेस पालेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे। तो गवर्नमेंट आपको एक मुफ्त में एमबीबीएस कराएगा। और जो ड्रीम होता है बच्चों का कि मेरा एमबीबीएस हो जाए, कोई बच्चा प्राइवेट जाता है 70 लाख 1 करोड़ रुपीज आपको वहां पे देना पड़ता है। तो देखो कितना अवार्ड आपको एक बिगिनिंग से मिल रहा है, मुफ्त में एमबीबीएस। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा झेलना है। आप लोगों को बड़ा ढेर सारी चीजें जो हैं, जो एक डीमोटिवेटिंग चीज है, वो आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। और आप लोग स्टार्टिंग में जो है वहां पे हेडिंग कर लेंगे, तो लिख लेना द जूलॉजी।
तो पहला पॉइंट लिख लेना कि zoology is the study of all the animals, Zoology is the study of all the animals of different size and shapes. तो बच्चों छोटा हो भी होगा, बड़ा भी होगा। छोटा होगा इंसेक्ट के जैसा, छोटा होगा पॉरीफेरा के जैसा, बड़ा होगा क्रोकोडाइल के जैसा, एलिफेंट के जैसा, डॉल्फिन के जैसा। शेप हो सकता है कभी कभार सिलेंड्रिकल भी, शेप कभी कभार हो सकता है स्फेरिकल भी, और शेप हो सकता है कभी स्ट्रीमलाइन भी। तो दैट मीन चाहे शेप क्यों ना डिफरेंट हो या साइज क्यों ना डिफरेंट हो, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की स्टडी को कहते हैं हम लोग ज़ूलॉजी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ ज़ूलॉजी। ना बच्चों, इस ज़ूलॉजी के सिलेबस में से हम जो पहला वाला टॉपिक यहाँ पे लेंगे, एंड दैट वी विल टुक द बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर? एंड हियर इन फॉर द बायोमॉलिक्यूल्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दो नाम है, एक बायो और एक है मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें क्या होता है ये, कि दे आर द माइक्रोफोन आप लोग अपना बंद रख लेंगे, क्योंकि माइक्रोफोन से क्या होगा, आप लोगों का वहां से बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो उससे सब लोगों को डिस्टरबेंस होगा। लेकिन जब रिक्वायरमेंट होगा तब माइक्रोफोन ऑन करना है और ऑन करके फिर बंद रखना है। तो दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, they are the molecules of life that are hydrocarbons. किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है? ये Vivo 1606, ये प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद रखे। तो दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ दैट आर हाइड्रोकार्बन्स, एंड आप लोगों को याद रखना है कि दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप लोग सब कंफर्टेबल है ना इंग्लिश और हिंदी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They are the molecules of life that are hydrocarbons and organic molecules. Now see guys, अगर हम लोगों का ये जो बायोमोलिक्यूल्स है उनमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से ये बने हैं, तो कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमारा लाइफ बनाता है, और जो लाइफ बनाएगा मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। देखो ईच लिविंग organism contains both organic and inorganic molecules. तो अब आपको याद रखना है कि खाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही नहीं होता है लाइफ में, दोनों होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है। इज दिस क्लियर? Yes, तो sir. नाउ व्हाट यू विल डू देयर, आप लोग इसके बाद पहले मैं एक एनसीईआरटी से एक टेबल ले लूंगा, और उस टेबल से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एवरेज कंपोजिशन क्या होता है एक लिविंग सेल का। एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग सेल, और या लिख लेना आप लिविंग प्रोटोप्लाज्म।
एवरेज कंपोजिशन ऑफ लिविंग सेल एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो देखो बच्चों, अगर मैं ये एवरेज कंपोजिशन ले लूं तो मैं ना आप लोगों को ये एनसीईआरटी का टेबल समझा दूं। तो हम लोगों को क्या करना है, एक साइड से हम लोगों को कंपोनेंट लेना है और दूसरे साइड से हमें लेना है परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास। परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास। तो सबसे पहले आप लोग कंपोनेंट जो यहाँ पे लिखेंगे, एंड दैट यू विल राइट द वाटर। और बच्चों वाटर जो है वो लिख लेना आप, वो लगभग 70 to 90% होता है। और देन यू कैन राइट हियर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आप लोग लिख लेना 10 to 15%। And then third, you can write the nucleic acids. And nucleic acids you will write 5 to 7%. And guys, then you can write the carbohydrates. And the carbohydrates will be 3%. And then lipids, and they will be 2%. और उसके बाद यहाँ में लिपिड्स के बाद आपको आयंस लिखने हैं, और या आप लोग आयंस की जगह में मिनरल्स भी लिख सकते हैं, और ये होगा 1%। क्लियर? तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी से एक टेबल याद रखना है, और इस टेबल से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख के रख लेना एनसीईआरटी। I hope you will be done with this, huh? Yes, sir. So write the next point. Yes, sir. Sir, it's clear, Next. sir. Okay, write the next point. Proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids or organic molecules. Proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids are organic molecules. अब देखो बच्चों, इसमें से ये और ये कौन से मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब बचा क्या क्या? One is water and second is what? Ions. They are the inorganic components. So should I clear this? Yes, sir. अगर किसी बच्चे का नहीं भी हुआ होगा और मैंने यहाँ से हटा दिया, तो आप लोग मुझे कह सकते हैं सर नहीं हो गया, क्योंकि मैं वापस भी ला सकता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, कोई बच्चा अगर लैग हो रहा है, नहीं लिख पा रहा है फास्ट, और मैंने हटा दिया, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, कहना है कि सर थोड़ा सा दोबारा लाइए स्क्रीन को वापस, तो मैं ला सकता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर वाटर। यस, लिखो वाटर एंड आयंस और इनऑर्गेनिक components of living cell. अब देखो, मैं आप लोगों का अब दिमाग टेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को एप्लीकेबल पूछूंगा। मैं आप लोगों ने रट लिया, समझ लिया और रट लिया, मेमोराइज कर दिया, तो लेकिन अब मैं आपका एप्लीकेबल वाला दिमाग चेक कर लूंगा, क्या अप्लाई अपने नॉलेज का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following is most abundant organic molecule in the protoplasm of living cell? In the protoplasm of living cell. और बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस दे दूंगा. सपोज पहला ऑप्शन में रख लूंगा यहाँ में वाटर, और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे रख लूंगा कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे रख लूंगा प्रोटीन्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन आई विल राइट द lipids. Protein. What will be the answer? Proteins. Proteins. Protein. Good, हाँ? तो that means आप लोग का दिमाग बिल्कुल सही ओरिएंटेड है. तो क्योंकि जरा बच्चों यहाँ मैं, चलो आप लोगों ने प्रोटीन आंसर दिया, तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लिखो which of the following is most abundant? Which of the following is most abundant molecule in the protoplasm of living cell? Which of the following is most abundant molecule in the protoplasm of living cell? जरा बता दो क्या आंसर होगा इसका. Water. Very good. Water होगा, हाँ? Water. तो अब आप लोगों को वही चीजें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप लोगों से गलत करवाया जाएगा. जैसे मैंने पहला क्वेश्चन क्या बनाया था यहाँ में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो अब एग्जामिनर ना ट्रैप पहला ही देगा वाटर. तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे which of the following is most abundant organic molecule in the protoplasm of living cell, तो पहले ही एग्जामिनर ने ट्रैप दिया था वाटर. और उसको पता है कि बच्चा नर्वस है, बच्चा जल्दबाजी में है, वो इतना क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जल्दी करना चाहता है, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता है, तो एकदम से वो पहला ही वाटर देगा. लेकिन जब घर पूछा गलत हो गया क्योंकि उसने मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक डाला था. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो वाटर अबंडेंट होगा, जो 70 to 90% होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर the elemental composition of all organisms, yeah, all living organisms, and the earth's crust, is similar. The elemental composition of all living organisms and the earth's crust is similar, but the relative abundance of elements is different. But the relative abundance of elements is different. For example, the abundance of carbon बच्चों किस किस का abundance? For example, abundance of what? Carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen is more in living organisms. For example, the abundance of carbon and hydrogen is more in living organisms than Earth's crust. किसी का माइक्रोफोन ऑन है वो प्लीज बंद रखें. हाँ, सो अब देख लो बच्चों इधर
यहाँ में आप लोगों को याद रखना है कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और जो आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। अब देखो यहाँ से हम लोग का कहते हैं कि अगर हम लोग अर्थ का क्रस्ट देखेंगे और अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स मिलते हैं, जरा वो अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं ऑल्सो बच्चों, वो कहाँ मिलते हैं ऑल्सो? लिविंग Living organisms लेकिन उनका अबंडेंस जो है, उनका अबंडेंस जो है वो डिफरेंट है। तो मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कार्बन कंपेयर करूं अर्थ का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन ज्यादा है, और अगर मैं यहाँ में बात करूं हाइड्रोजन का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द। तो इसीलिए हम अबंडेंस कहेंगे वेरी हो सकता है, लेकिन एलिमेंटल कंपोजिशन सेम हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँ, अगर मैं 4 मेजर एलिमेंट्स की बात करूं जो हमारे बॉडी में होता है, तो बच्चों एक मैं यहाँ पे ले लूंगा, सपोज कार्बन। आप यहाँ पे लिख लेना abundance of 4 major elements in human body। तो ये आप लोग याद रख लेना। अगर मैं इसको देखूं, सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में है वो ऑक्सीजन होता है, तो बच्चों ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन होगा, और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन होगा। और अगर मैं इस ऑक्सीजन का देखूं कितना परसेंटेज है, तो ये लगभग 65% होता है। और अगर मैं इस कार्बन का देखूं तो ये लगभग 18.5% होता है। और अगर मैं इस नाइट्रोजन का देखूं लगभग 3.3% होगा। और अगर मैं इस हाइड्रोजन का देखूं ये 0.15% होता है। और ये आप लोगों को याद रखना है कि दिस इज इन द एनसीईआरटी। Is this clear? Yes, sir. तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना नेक्स्ट, abundance of elements। और यहाँ हम 4 मेजर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे एलिमेंट्स इन अर्थ्स क्रस्ट। इन अर्थ्स क्रस्ट। तो बच्चों क्या कर लेंगे आप यहाँ में, जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट को लेंगे, तो अर्थ के क्रस्ट को लेने से हमें ये जो हाइड्रोजन है ये लाना है कार्बन की जगह। किसकी जगह? तो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस हाइड्रोजन हियर, और ये परसेंटेज हटाएंगे हम। और लास्ट में जो है हम लोग यहाँ में थर्ड में कार्बन ही रख लेंगे, और इसमें हम लोग नाइट्रोजन रख लेंगे। और बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये होगा 46.6%, और जो हाइड्रोजन होता है वो लगभग होगा 0.14%, और जो कार्बन होगा दैट विल बी अराउंड 0.03%, और ये वाला जो होगा ये लिख लेना वेरी लिटिल। तो अब आप लोगों को ये भी याद रखना है कि दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बता दो क्या एलिमेंटल कंपोजिशन अर्थ का, क्रस्ट का और ह्यूमन बॉडी का सेम है या डिफरेंट है? same. ना कंपोजिशन क्या है? सेम है।
Same. उधर में भी Composition same. कंपोजिशन सेम है, उधर में भी क्या था, Yes. ऑक्सीजन, यहाँ में भी ऑक्सीजन, उधर भी हाइड्रोजन, यहाँ में हाइड्रोजन, उधर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, उधर भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। हाँ, और लेकिन अबंडेंस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ में 46.6, वहाँ में वो क्या था 65%। और ये आप लोगों को याद रखना है कि नाइट्रोजन अब सबसे लास्ट में आएगा और वेरी लिटिल होगा। आप लोग आज जाके एनसीईआरटी घर पे देख लेना, और वहां में एक टेबल बना है, तो उसी टेबल में से मैंने आप लोगों को ये ऑर्डर बता दिया। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो, उसी टेबल से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा। आर यू डन विद दिस? So it's done. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So write a question here. Which of the Sir, is following which of the following element is almost absent in human body? So if you have no knowledge right now, you can use your brain। आप लोग अपने दिमाग से आंसर दे सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अगर आप दिमाग यूज करेंगे अपना, so B, and then you can add there phosphorus, and then you can write there magnesium, and then you can add there silicon। Sir, Phosphorus. phosphorus. Silica. So answer is silicon. Silicon. Sir, number D. So option D is silicon. Good Silicon. answer is Silicon. option is Sir, silicon। number D. गुड। हाँ, देखो अगर आप दिमाग यूज करेंगे ना, कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बड़ा बचपन से ना होगा यार, बोन्स में कैल्शियम होता है, तो मतलब बोन बिना कैल्शियम का होगा ही नहीं। टीथ कैल्शियम का है, तो फास्फोरस आप लोगों ने सुना होगा। अगर ये बोन में कैल्शियम है तो वो किसके साथ मिलता है, फॉस्फेट के साथ। क्या बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दांत में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में एंजाइम के लिए चाहिए। एंजाइम बिना मैग्नीशियम के काम ही नहीं कर सकता है, और ये मैग्नीशियम हमारे बोन्स में भी रहता है। तो इसीलिए ये तीनों चीज जो है होगा। लेकिन ये सिलिकॉन जो है ये हमारे बॉडी में एनसीईआरटी ने लिखा है नेग्लिजिबल। और अगर नेग्लिजिबल की वजह से ये क्वेश्चन बनाया जाए तो आप लोग हमेशा याद रख लेना, तो वो सिलिकॉन ही होगा। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी वाला यहाँ पे लिखाऊंगा, नोट करके लिख लेना। सिलिकॉन is negligible in human body। Silicon is negligible in human body, but Earth's crust contains 27.7% of silicon। अब किसमें ज्यादा है सिलिकॉन, अर्थ के क्रस्ट में या ह्यूमन के बॉडी में? इसीलिए मैंने लिखा कि वो अगर आप एनसीईआरटी का आज पढ़ लेंगे घर पे, और वहां पे लिखा है कि द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर बट द रिलेटिव अबंडेंस इज डिफरेंट। ये उसका मतलब है। और ये एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में, उस टेबल से आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ मैं आपको बता दिया कि जो हम लोगों का बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है। तो अब हम लोगों को एनसीईआरटी ने एक और टेस्ट दिया है, उसको कहता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट, और वो टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, एसिड टेस्ट for differentiation of organic molecules। Acid test for the detection of organic molecules।
बच्चों इसमें आप लोग लिख लेना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अब आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड is the acid used to break the tissues and cells with the help of mortar and pestle. Trichloroacetic acid test is the acid used to break the tissues and cells with the help of mortar and pestle. अब देख लो बच्चों, मैं आप लोगों को एक एनसीईआरटी का लिखा हुआ कहानी डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ और फिर उसमें जो कंक्लूजन है वो हम लिखेंगे फिर डिफरेंस में। तो शुड आई क्लियर दिस? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं आपको समझा देता हूँ मोटर क्या होता है, पिस्टल क्या होता है। आप लोग घर में अगर सपोज कभी चटनी वगैरह बनाया होगा तो क्या लेते हैं हम लोग वो चटनी बनाने? आजकल तो मिक्सर होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा घरों में जरूर ना चटनी बनाने के लिए एक बाउल जैसा रहता है और उसमें ऊपर से एक हैमर जैसा रहता है और जो कि कोई भी अगर सब्जी लाए हम हर्ब लाए उसको पीसने के लिए। और जो ये बाउल जैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कभी कभार वुड का भी बना होता है, कभी कभार स्टोन का भी बना होता है, कभी कभार लोहे का भी बना होता है, तो इस बाउल को हम लोग कहते हैं मोटर। और अब इसमें से जब हम लोग पीसते हैं और वो एक ऐसे रहता है और बच्चों इस क्लब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पिस्टल। क्या क्या कहते हैं आप लोग एसएमएस में इसे? जैसे चटनी बनाते हैं घर पे, हाँ याद है किसी को या नहीं? Yes, sir. क्या कहते हैं? हाँ, चलो गुड। आटा? In Assamese. अच्छा इन ऐसे। और बंगाली में क्या कहते हैं? Sir, I don't know. ओके अमल जी अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे? बंगाली में इसको। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ में एक टिश्यू लेंगे, कोई सा भी टिश्यू, चाहे वो प्लांट का हो या कोई एनिमल ओरिजिन हो। तो अब हमने इसमें से जो ये टिश्यू लिया और इसको ना हम लोग कहेंगे कि चलो ये हमने एनिमल का टिश्यू लिया, लीवर लिया, या हमने प्लांट का लिया, लीफ लिया। तो अब हम लोग इसमें यहाँ में ऐड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो बच्चों ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जब हम उसमें डालते जाएंगे वो वहां में सेल्स को अलग अलग कर देगा और सेल जब अलग अलग हो जाएगा तो प्लस मिक्स होते जाएगा और उनका मेम्ब्रेन ब्रेक होगा। मेम्ब्रेन ब्रेक होके उनके बायोमोलिक्यूल्स निकल जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक होगा और यहाँ में हम लोगों का एक मिक्सचर बनेगा। और ये मिक्सचर जो है, और कोई किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है वो बंद करे प्लीज। Guys, please off your microphone. ये सर आप प्लीज जरा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। चलो अब यहाँ पे देख लो आप, ये यहाँ में CCl3COH है और यहाँ में ये डिफरेंट अब लीवर वगैरह ब्रेक हो गया और हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये यहाँ पे
सर आप प्लीज माइक बंद कर दीजिए। सर आप होस्ट है, आप भी माइक ऑफ कर सकते हैं उनका। नहीं मैं किया था लेकिन दोबारा से ऑन हुआ था। हाँ चलो ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ से हमने ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेने के बाद जो है यहाँ में एक पेस्ट बनेगा, एक थिक सा पेस्ट बनेगा जो जैसे बनाता है चटनी बनाते समय। तो बच्चों इस थिक पेस्ट को हम लोग कहते हैं स्लरी। और ये थिक पेस्ट जब बना तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर लेंगे और ये हमने बीकर लिया और इस बीकर पे कुछ कपड़ा वगैरह रख लेंगे, क्लॉथ रख लेंगे। और ये क्लॉथ जब हम इस पे रख लेंगे तो जैसे कभी कभार मिल्क खराब हो जाता, फट जाता है, तो उस मिल्क को फटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लाते हैं, कपड़े रखते हैं, मिल्क डालते हैं और मिल्क का पानी निकलता है नीचे और ऊपर में जो वो फटा हुआ केसिन है वो ऊपर रहता है कपड़े के ऊपर, और फिर उसी कपड़े में बंद रखते हैं, वो पनीर बनता है। तो अब यहाँ में हम इस बाउल को लाएंगे और ये बाउल को हम लोग टिल्ट कर लेंगे इधर, यानी कि मोटर को लाएंगे और ये सारा जो कंटेंट है वो इस पे गिर जाएगा। तो इसमें से अब यहाँ में जो कुछ टिश्यू का कंटेंट होगा, कुछ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा और इट विल बी पोर्ड ऑन दिस क्लॉथ। तो इसको मैं मानूंगा कि यहाँ पे ये कॉटन क्लॉथ है और यह क्लॉथ जो चीज में यूज करते हैं या चीज क्लॉथ, और ये हम लोग मानेंगे कि दिस इज द बीकर हियर। तो अब यहाँ में आप लोगों को बड़ा पता ही चल रहा है कि यहाँ में कौन सा प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जब होगा तो यहाँ में कुछ हमें चीजें ऐसी मिलेंगी। और अब बच्चों बता दो मुझे, इस कपड़े से जो है अब कौन सा चीज इस कपड़े के ऊपर रहेगा और कौन सा चीज इस कपड़े के नीचे चला जाएगा? क्या छोटे मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे? क्या पानी रहेगा उधर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कपड़े के ऊपर रहेगा या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो सर। पहले हम जाएंगे नीचे ट्राइक्लोरो जाएगा। एसिटिक एसिड है। अब बता दो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या वो मॉलिक्यूल जाएंगे जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होंगे या वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होंगे? सॉल्युबल होगा, है ना? अब बता दो मुझे, क्या छोटा मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो सकता है या बड़ा मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो सकता है? छोटा। छोटा That means जो भी छोटा माइक्रो होगा। मॉलिक्यूल होंगे दे विल गो विद दिस एसिड। और ऊपर में अब रहेगा यहाँ में बड़े मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे ये जमा हो जाएगा। और ये बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा, जो रिटेन हुआ, जो नीचे नहीं गया, तो इसको कहते हैं रिटेंटेट। और बच्चों जो ये नीचे गया इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। इज दिस क्लियर? यस सर। और ये अगर आप One show नाम the देना चाहते हैं, previous page sir. हाँ, तो ये फिगर होगा एसिटिक एसिड टेस्ट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट। Sir, please show the previous page once. अब प्रीवियस पेज इतना मतलब बैक नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि इतना बैक जो है मैं ज्यादा से ज्यादा 10-20 वर्ड पीछे जाऊंगा, तो लेकिन इतना सारा हटके ये मतलब मैं दिखाऊंगा आपको ये कितना बैक जा सकता है, इसके आगे बैक नहीं जा सकता। ये देखो आप खुद देख लोगे, ये यहाँ रुक जाएगा अब और अब नहीं जाएगा, इतना तक में बैक चल, लिमिटेशन है बैक का। तो लेकिन उसमें क्या आपका मिसिंग है, जरा बता दो मुझे, व्हाट यू मिस्ड फ्रॉम दैट प्रीवियस पेज? सर इस पेज के पहले वाला पेज सर, आई थिंक 2-3 लाइंस का था सर।
सर इस पेज का पहले वाला। आपने कहाँ तक लिखा है ये बता दो मुझे, इससे पहले कहाँ तक लिखा है आपने? सर आई रोट अप टू So you wrote up to what? survey sir. Sir, I wrote up to the wait. I wrote up to question which of the following element is almost absent in human body. सर उस पेज के बाद वाला शायद तो पेज था। उसके बाद आपको हेडिंग करना था एसिड टेस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज Organic molecules. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब मैंने उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है। नो व्हाट यू विल डू, यू विल लीव, जरा आप बच्चों कितना इस डायग्राम के बगैर कितना लाइनें उसको छोड़नी पड़ेंगी? मैम सर 3 लाइन सर। 3 लाइन। हाँ सर तो थ्री लाइन्स। आप 3 लाइन छोड़ दो और व्हाट्सएप पे बच्चा Okay, कोई sir. फोटो देगा। हाँ ओके सर थैंक यू सर। हाँ, एक बच्चा व्हाट्सएप पे देगा वो 3 लाइन का फोटो, फिर ये लिख लेगा। और जो मैंने उन 3 लाइनों में लिखा है यही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। Now this test, which acid is used to differentiate the organic molecule? ट्राइक्लोरोएसिटिक। Trichloroacetic acid. trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. Are you done with this? Yes sir. हाँ, तो नेक्स्ट sir. जो है Sir, हम wait, लोग क्या, sir. हाँ ओके, जो बच्चा वेट कहेगा और वो खत्म होने पे कहेगा सर नाउ आई एम ओवर विद दिस। हाँ ओके सर। चलो अब देखो, जो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, इस टेस्ट के बेस पे हमने क्या करा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें स्लरी से मिला वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल मिला। एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इस डायग्राम के बाद में द concentration of या the concentration या the amount, the concentration of or amount of different molecules inside the cell is called as cellular pool. Is called as cellular pool. So on the basis of acid test, the cellular pool is divided into 2 types. Is divided into 2 types. That is, the one you can write there, acid insoluble pool. And guys, in the next column you will write acid soluble pool. One is acid soluble pool and second one is acid insoluble pool. Right, the first point for this acid insoluble pool, it constitutes the large molecules that are insoluble in acid. So इसमें आप लोग लिख लेना, it constitutes the small molecules that are
that are soluble in acid. Clear? Yes, sir. Now it is also called as, क्या retentate कहेंगे इसे या इसे filtrate कहेंगे? Retentate. Retentate. And it is also called as Filtrate. filtrate. Now कुछ पॉइंट्स हम लोग एनसीईआरटी से लिखेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसमें क्या होगा? It composes roughly all the composition of cytoplasm. All the composition of cytoplasm. और बच्चों ये आपको एनसीईआरटी से याद रखना है. और इसमें आप लोग लिख लेना, it composes the components of membranes. और membranes का ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे सेल मेम्ब्रेन है एंड ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन है. Sir, can you read out the third point of acid insoluble pool? हाँ, it composes roughly all the composition of cytoplasm. Thank you, sir. And in the bracket it is NCERT they are written. So here you will write it composes the components of membranes, and bracket you will write cell membrane or organelle membrane. It composes the components of membranes, and you can write there the large molecules of cytoplasm. Large molecules of cytoplasm. And guys, this you have to remember written and remember also from the NCERT. सर ये एसिड सोल्यूबल पूल का फर्स्ट पॉइंट वाला फिर से ओ, ये हम लोगों का इंटर रिलेटेड हो गया. सॉरी, हाँ मैं समझ रहा था यहाँ से मैंने एसिड सोल्यूबल पूल लिखा है. नाउ व्हाट यू विल डू, ये वाला जो पार्ट आएगा ना, यू हैव टू राइट दिस ऑन दिस साइड एंड यू हैव टू राइट this one on this side. It composes the components of membranes, cell membrane and the large molecule of cytoplasm, and this will be, ये यहाँ में acid soluble pool है ना, and this point you will write for the acid soluble pool, and guys this point you will write for the acid insoluble. Okay, sir. First one, it constitutes the small molecules that are soluble in acid. हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा ना, it constitutes the small molecules that are soluble in acid. और फिर क्या लिखा था सेकंड पॉइंट, it is also called as what, filtrate. और तीसरा पॉइंट ये लिख लेना, it composes roughly all the composition of cytoplasm. इसका तीसरा पॉइंट. हाँ, और इसका जो पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखा था, it constitutes the large molecules that are insoluble in acid. और सेकंड पॉइंट लिखा था, it is also called as retentate. और तीसरा पॉइंट ये लिख लेना इसका, it constitutes the components of membranes, cell membrane and organelle membrane, and the large molecules of cytoplasm. जो पिंक वाला है वो आप लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड, और जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है वो आप लोग लिखेंगे राइट साइड. So it composes roughly all the composition of cytoplasm. So I want to know, sir, what are the compositions of cytoplasm? I will tell you. Don't worry, I will tell you the what are the compositions. Okay, sir. Okay, I will sir. tell you. But for your this you have to correct. Sir, हाँ जी. tabulation
सर टिबुलेशन फिर एक बार बोल दीजिए, क्योंकि जो हाँ यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, सर। कंफ्यूजन तो हो गया सर थोड़ा। मैं आपको बता दूं यहाँ कौन पे। सा क्वेश्चन कहाँ पे होगा? हाँ, जस्ट वेट। हाँ, ओके यहाँ ओके में सर। एसिड इनसॉल्युबल पूल है, एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में आप लोगों को पिंक कलर्ड वाला लिखना है। गॉट इट? जो पिंक कलर्ड हाईलाइटेड किया है। और आप Yes, लोगों को sir. एसिड सॉल्युबल पूल में कौन सा वाला लिखना है? Sir, only the green one. जो मैंने Green one. ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। Okay, sir. आई होप द कंफ्यूजन इज नाउ क्लियर। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो Yes, sir. अब देखो बच्चों, आप लोगों को अब पता चल Yes, sir. जाएगा। वन गाय आस्क्ड द क्वेश्चन, सर व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड नाउ you will came to know what is the composition of the cytoplasm and what is the composition of membranes and the large molecule of the cytoplasm. Zahir Hussain, is there any doubt? Zahir Hussain ने hand raise किया है। No, sir. Okay, so अब देखो next point, you will write the next point there. On the basis of acid test, the biomolecules are divided into bio micromolecules and biomacromolecules. जरा जिस बच्चे ने ये एनसर्कल किया था, ये वो इरेज करे। जिस बच्चे ने ये एनसर्कल किया है, वो प्लीज इसे इरेज करें। Now, on the basis of acid test, the biomolecules are divided into biomicromolecules and biomacromolecules. तो बच्चों, अब आप लोग दो कॉलम लिख लेना। तो on the one side you will write what? The biomicromolecule, and on the other side you will write biomacromolecules. Biomacromolecules and biomicromolecules. And here you will write they are also called as micromolecules. And here यहाँ पे लिख लेना आप, they are also called as simply biomolecules. और ये इनको हम लोग शॉर्टली कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। जरा ये ट्राई कर लो, जिस बच्चे ने ये एनसर्कल किया था ना, प्लीज ट्राई वेदर दैट गाय कैन रिमूव दिस और नॉट। चलो राइट दिस बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स। जरा खुद ही बता दो बच्चों, नाम से ही क्या ये स्मॉल इन साइज होंगे और दे विल बी लार्ज इन साइज? So it will be small in size, sir. Small in size. Now tell me, Micromolecules. they will be what? Sir, there will be large one. Large in Large in size. size. Large Now tell me, size. अगर ये छोटा है साइज से, क्या ये कॉम्प्लेक्स होगा या ये सिंपल होगा? Sir, छोटा होने से सिंपल होगा। और ये अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। complex. तो Complex. right here they are simple and small in size, और
यहाँ पे लिख लेना they are complex, very good, and large in size. चलो, they have a molecular weight of less than 800 Daltons. जरा वाटर का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है? 18 डाल्टन्स या 18 ग्राम मोलिकुलर वेट क्या है ना? तो बच्चों वो ग्राम मोलिकुलर वेट को हम इसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं डाल्टन्स में। तो ज्यादातर हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं वर्ड डाल्टन, मतलब वाटर का मोलिकुलर वेट होगा 18 डाल्टन्स, तो इनका मोलिकुलर वेट जो होगा लेस देन 1800 डाल्टन्स। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So they have molecular weight of greater than 800 Daltons. अब बताओ मुझे अपना ये दो पॉइंट यूज कर लो ना, यूज दिस 2 points and tell me which molecules will be obtained from acid soluble pool and which will be obtained from acid insoluble pool. Biomacromolecule is obtained from acid soluble pool. Acid soluble and biomacromolecules will be obtained from Acid acid insoluble. insoluble. Very good. And this is the application. ये जो सीख रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, और ये इसका एप्लीकेशन है। तो दैट मीन्स दे आर obtained from what? Acid soluble pool. Or yeah, they are obtained from filtrate. And here you can write they are obtained from acid insoluble pool. और बच्चों एसिड इनसॉल्युबल पूल का दूसरा नाम क्या था? रिटेंटेड। Now the important point here as per the NCERT, and this one is important, this is the most important point, जिसका चांसेस होता है नीट में पूछने का कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है स्मॉल बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल का, तो लेस देन 800 डाल्टन्स होगा। And now we'll go towards the examples and you will came to know what is the composition of cytoplasm. And see guys, the monosaccharides and the oligosaccharides. जरा बायोमोलिक्यूल का नाम बता दो मुझे, क्या क्या था बायोमोलिक्यूल का नाम? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ना एक जनरल कैटेगरी 4 बताया था ना, लिस्ट में 4 होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। वेरी गुड। तो अब उसमें से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासेस होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो एक कार्बोहाइड्रेट का क्लास होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, तो और बच्चों तीसरा जो है वो होता है पॉलीसैकेराइड। सर तो डाइसैकेराइड्स नहीं है सर? और डाइसैकेराइड आएगा ओलिगोसैकेराइड में। अच्छा। Oligo disaccharides are those oligosaccharides which have 2 monosaccharides. ठीक, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा जब मैं मेन बायोमोलिक्यूल, लेकिन ये एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कवर करना ही करना है। तो नाउ मैं सेकंड बायोमोलिक्यूल को लूंगा, मैं लूंगा प्रोटीन्स को। जरा बच्चों प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड्स। अब वो अमीनो एसिड तो छोटा होगा ना, तो अमीनो एसिड छोटा होगा, तो जब वो बड़ा हो जाएगा that will make proteins. So that means amino acid will be biomacromolecules and these proteins will be the biomacromolecules. And now the third one, I will go towards the what? The lipids को मैं लीव करूंगा अभी। लिपिड्स का कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ में मैं लिखूंगा नाइट्रोजनस बेसिस।
और नाइट्रोजनस बेसिस, या आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में न्यूक्लियोटाइड्स। एंड बच्चों यहाँ में आप लोग लिख लेना व्हाट जी सर। न्यूक्लिक एसिड। तो जरा 2 न्यूक्लिक एसिड का नाम बता दो मुझे, क्या क्या आप लोगों ने सीखा हुआ है? RNA, RNA and DNA। RNA and DNA। अब एक बच्चे ने मुझे कंपोजिशन के बारे में पूछा था, सर व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। Yes sir। अब उस बच्चे से मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब उससे मेरा क्वेश्चन है, अब नाउ टेल मी एंड टीच मी व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। चलो सर कोई और ये एग्जाम्पल के इम्यूनो एसिड के बाद में क्या लिखा है सर? अमीनो एसिड के बाद में नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस NITROGENOUS। जरा कोई और बच्चा जो इसको हेल्प कर सके और बताएं मुझे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म। Bio macromolecules are the प्रोटीन, composition of न्यूक्लिक एसिड, cytoplasm। ना प्रोटीन नहीं होगा साइटोप्लाज्म। हाँ प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। Sir, the combinations may be proteins and water sir। हाँ ये वाला होगा। तो इन द साइटोप्लाज्म देयर विल बी मोनोसैकेराइड, इन द साइटोप्लाज्म Yes, देयर विल बी ओलिगोसैकेराइड, देयर विल बी अमीनो एसिड, देयर विल बी नाइट्रोजनस बेसिस, देयर विल बी न्यूक्लियोटाइड, है ना। और फिर जाके जब वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। एंड कुछ साइटोप्लाज्म में भी होता है, कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भी होता है, इसे लिखा मैंने लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म। तो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा? प्रोटीन। एंड दिस कैन बी इंक्लूडेड इन द acid insoluble pool and these will be included in the acid soluble pool। तो मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, they will be in the cytoplasm and they will be soluble there। Is it clear now? Yes sir। Yes sir। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ लिपिड नहीं बताया, लिपिड का कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है और अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है लिपिड का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जरा बता दो यहाँ तक कोई किसी बच्चे का कोई डाउट है? No sir। No sir। अब आप लोगों का काम क्या है घर पे? Sir, to study sir, to do self study। to study the self study, रिवाइज करना है। और एनसीईआरटी के पहले 1-2 पन्नों को आप लोग पढ़ लेंगे आज, ठीक है? और उसको कंपेयर करेंगे नोट से, देखेंगे क्या हमें कोई और पॉइंट ऐड करना चाहिए एनसीईआरटी से, क्या हम लोगों को एनसीईआरटी का लैंग्वेज याद रखना है, मेन वो है। चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर and bye bye। Okay, thank you sir। Thank you sir। Thank you, sir। Thank you। Thank you sir। Thank you। थैंक यू सर। Thank you।